अस्सलाम वालेकुम जी। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 49। टॉपिक हमारा चल रहा था ऑडिट प्लानिंग। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। यानी हमने ये सीखा था कि ऑडिट प्लानिंग में दो काम करते हैं हम। नंबर 1 ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं, नंबर 2 ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में हमने सीखा था, इसमें ओवरऑल नेचर के जो डिसीजंस होते हैं ऑडिट से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। ऑडिट प्लान में हर एरिया से रिलेटेड अलग अलग जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने होते हैं वो लिखे होते हैं। इसी के ऊपर अब पहले हम क्विज कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कशन और कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कर लिया आपने? क्विज स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी क्या हो गया इसको? दस क्वेश्चन है आज। स्टार्ट करें जी। इमेजेस डिस्प्ले नहीं कर रहा, नेट की प्रॉब्लम। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। What does establishing the overall audit strategy involve? Setting audit objective, determine audit phase, setting scope, timing and direction. We are reviewing past audits. C option, setting scope, timing and direction. ये करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश। ठीक है। अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी में भी वर्ड स्कोप टाइमिंग यूज हुआ है और ऑडिट प्लान में भी टाइमिंग वर्ड यूज हुआ है। हाँ, स्ट्रेटजी में ओवरऑल टाइमिंग, जैसे एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, ऑडिटर की क्लाइंट के साथ, ऑडिटर की एक्सपर्ट के साथ, कंपोनेंट ऑडिटर के साथ, दो शाफिक बनने से वो स्ट्रेटजी में वो टाइमिंग डिसाइड करते हैं। डेडलाइन क्या है रिपोर्ट की मीटिंग्स कब कब होंगी वो। और जो ऑडिट प्लान के अंदर टाइमिंग होती है वो उसकी अपनी है, इंटरनल टीम की, कि हमने डिफरेंट एरियाज पे किस एरिया पे हमने ईयर एंड से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस एरिया पे ईयर एंड के बाद करने हैं, किस पे कुछ पहले कुछ बाद, ये सारे इस तरह के टाइप वो उसके जो अपने इंटरनल है जो एरिया से रिलेट कर रहे होते हैं किसी भी, वो हमारे ऑडिट प्लान में आते हैं। चलिए ये तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ठीक कर दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ये रहा जी क्वेश्चन 2। What does the audit plan include? Audit budget, nature, time and extent of procedures, client's business overview या engagement partners qualification। Audit plan में क्या लिखा होता है? Nature, timing and extent of audit procedures। शाबाश। शाबाश, सबने ठीक कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये रहा जी क्वेश्चन 3 आपके सामने। Which is not an objective of audit planning? Completing engagement efficiently, ये objective है। Setting clients financial goals, ये objective नहीं। Resolving potential problems timely, ये भी objective है। Coordinating with component auditor, ये भी objective है। जो objective नहीं है वो क्या है? Setting clients financial goals, ये objective नहीं है। क्लियर जी? करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4। ये रहा जी क्वेश्चन 4। Which document is not required in audit planning? Client budget goals. शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है ना ये? चलिए ये रहा क्वेश्चन 5।
जी, न्यू मेंबर जॉइन आईटी विद आईटी स्किल्स जॉइन्स ऑडिट टीम ड्यू टू क्लाइंट्स कॉम्प्लेक्स आईटी एनवायरनमेंट, व्हिच ऑब्जेक्टिव डज दिस फुलफिल? एप्रोप्रिएट टीम सिलेक्शन, ये किसकी जिम्मेदारी होती है एप्रोप्रिएट टीम सिलेक्शन? ऑडिटर के अंदर प्रैक्टिकली किसकी? ऑडिटर तो हम पूरी टीम को कह सकते हैं ना, इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। इंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू पास्ट आईटी इश्यूज नहीं है, पास्ट आईटी इश्यूज का मतलब है वो इशू जो हो चुके हैं उनको रिव्यू करना, नहीं ये नहीं। ऑब्जेक्टिव कौन सा है हमारा? एप्रोप्रिएट टीम सिलेक्शन, ताकि टीम में वो सारे स्किल्स मौजूद हों जो कि वेरिफिकेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायर्ड है। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एप्रोप्रिएट टीम सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये रहा जी क्वेश्चन 6। Coordination with a component auditor is deemed crucial. What does this address in planning? Marketing strategy, documenting procedures, timely coordination या reducing cost? Timely coordination. ठीक है, टाइमली कोऑर्डिनेशन के बारे में हम प्लानिंग में जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ऑडिट की, तो डिफरेंट प्रोफेशनल के साथ टाइमली कोऑर्डिनेशन ये किस डॉक्यूमेंट में हमने लिखा होता है? इसमें ऑडिट प्लान में लिखा होता है, ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा होता है। अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी में डिफरेंट मैटर, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ठीक है, इसी कहां में लिखा होता है? टाइमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये रहा जी क्वेश्चन 7। डिस्प्ले हो रहा है आपको क्वेश्चन? हाँ ठीक है, आप आंसर करें। समथिंग वेंट रॉन्ग? नहीं, आपके मोबाइल पे ऑप्शन डिस्प्ले हो रही है ना? हाँ, आप उसको कीजिए, वोट कीजिए वोट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा इसको रिफ्रेश कर ले, क्वेश्चन आ जाएगा। फिर पहले मैं रीलोड कर लूं, फिर वो नेट कभी कभार प्रॉब्लम कर देता। मेरे वाला मोबाइल लेके नहीं, इंतजार कर लेते हैं, 1-2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। अच्छा चले, मीनवाइल एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी। आपने स्टार्ट में जब हमारा कुछ स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा एक इमेज आता है, वो कौन सा आता है? वो चाय या कॉफी का कप। कभी आपने उसके ऊपर क्लिक करके देखा क्या होता है? कितने स्टूडेंट क्लिक किया है? क्लिक करके देखा आपने? उस इमेज पे क्लिक करें तो क्या होता है? वो पिक्चर खुल जाती है, उसको जूम भी कर सकते हैं। शाबाश। अच्छा, ये पिक्चर किस लिए है? ये असल में ये इसलिए नहीं है कि वो आपको ये कहा जाए कि भाई क्विज अटेम्प्ट करते हुए आपने चाय या कॉफी का कप लाजमी साथ होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, चाहे रखें चाहे ना रखें। इसका असल पर्पज यह है कि बाज़ औक़ात अगर क्वेश्चन आपने लेंथी, जैसे कोई केस स्टडी अगर सेट करनी है, उसको हम इमेज की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में, अब चूंकि इसमें छोटे छोटे क्विज थे, अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको पता चल गया सिस्टम भी क्या है, और आप देखते होंगे आपकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं। अब आपको हम इमेज की शक्ल में केस स्टडीज देंगे, इसमें आपकी रीडिंग और एनालिटिकल स्किल मजीद टेस्ट होंगी, ठीक है, यानी इसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी। इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, उस कैरेक्टर से ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम लेवल की अगर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए फिर वो इमेज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे ना कि इमेज है और पढ़ा ना जाए कि क्या लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे आपके सामने ये कंटेंट है, आप इसको तो पढ़ सकते हैं फॉन्ट से ज्यादा, इसको शायद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये ऑनलाइन वाले भी नहीं पढ़ सकते, उनके लिए फिर अलग से कुछ अवेलेबल किया जाता है, वहां से इसको पढ़ देते हैं। लेकिन अगर इमेज की शक्ल में आपके साथ शेयर किया जाए ऊपर और वो आपसे पढ़ा ना जाए, तो आपने क्या करना है, उसको क्लिक करना है, उसको प्रेस करना है उसको, ठीक है, वो आपके सामने जूम हो जाएगा। जूम होके फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेफिनेटली चूंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो टाइम भी हम कुछ एमसीक्यूज का ज्यादा रखेंगे। अभी स्टैंडर्ड टाइम हमने 30 सेकंड रखा हुआ है, तो उसमें जिनके केस स्टडी जरा थोड़ी लेंथी होगी उसका टाइम भी हम ज्यादा करेंगे, ताकि आप कम वक्त में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना सीखें, ठीक है। रीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ के कितना होगा, 30 सेकंड 40 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग पावर ही इंक्रीज करनी है और एनालिटिकल स्किल, ये दो चीजें। कंसेप्ट तो हो ही जाएंगे, वो तो किताब से भी हो सकते थे, ठीक है, वो टेस्ट से भी हो सकते थे हमारे जो वीकली। यहाँ पे आपकी रीडिंग पावर और एनालिटिकल स्किल, इन दो चीजों के ऊपर काम करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्विज आए तो ये ना आपके सर मुझे तो पता नहीं चला था, उसको क्लिक करना है, जूम करके उसको पढ़ के फिर वापस आके आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। चलिए आगे चलते हैं, मीनवाइल हमारा नेट भी रिस्टोर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8। हियर हाजी क्वेश्चन 8।
Significant changes in the audit plan are required due to extensive testing. What must the audit team do? Identify, inform the client only, ignore new areas, increase fee, या document changes and reason. जब कभी प्लान, स्ट्रेटजी या इवन कोई भी चीज रिवाइज हो, याद रखें हमने उस रिवीजन को भी डॉक्यूमेंट करना है और वो रिवीजन किस वजह से हुई उस रीजन को भी डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, जैसे अगर मटेरियलिटी लेवल रिवाइज होता है ऑडिट के दौरान में, रिवाइज हो सकता है क्या? तो आपने ये भी लिखना है कि रिवाइज मटेरियलिटी लेवल क्या है अब, और साथ में ये भी लिखना है कि मटेरियलिटी लेवल क्यों रिवाइज हुआ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुए? डी, डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड रीजंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये रहा जी क्वेश्चन 9। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स। कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, इस इशू को कैसे एड्रेस करना चाहिए? इग्नोर कॉम्प्लेक्सिटी, फीस बढ़ा के, सिर्फ फीस बढ़ाने से हल हो जाएगा? अल्टीमेटली ये काम तो फिर भी करना पड़ेगा, चाहे फीस बढ़ाए या ना बढ़ाए। एक्सपीरियंस ऑडिटर को साइन करना पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। इंश्योरिंग ऑल एरियाज आर एड्रेस ड्यूरिंग द ऑडिट, ये इंश्योर करना है। व्हाट शुड द ऑडिट टीम एस्टैब्लिश? ऑडिट टीम को क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए? सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स, कंप्रीहेंसिव ऑडिट प्लान, समरी ऑफ लास्ट ईयर या लिस्ट ऑफ गोल्स। ये भी इजी है, सीधे सीधे है। कोई नहीं, नेक्स्ट वीक में तैयार होकर आइएगा। नेक्स्ट वीक में कम्प्लेक्स केस स्टडी हम इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आज के विनर्स की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट पोजीशन जी, फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश। सेकंड पोजीशन शाबाश। थर्ड पोजीशन, फोर्थ, थर्ड पोजीशन क्या हाइब्रिड में है? थर्ड पोजीशन वाले हाथ उठाइए। फोर्थ पोजीशन ऑनलाइन है ये। फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ और 10th। चलिए, अच्छा ये था हमारा क्विज। नेक्स्ट क्विज में तैयार होकर आइएगा, केस स्टडीज हम टेस्ट करेंगे। और अब हम इसमें पुराने चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर दें ताकि साथ साथ रिवीजन होती रहे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पुराने चैप्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए? कितनों का ख्याल है पुराने चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब करंट टॉपिक तो होगा ही, इसके साथ चैप्टर 1 भी होगा। हाँ जी, ताकि एक तो रिवीजन भी होती रहे हमारे साथ में, और दूसरा ऑनलाइन वाले ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लेक्चर पेंडिंग है उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा कि वो जो चैप्टर 1 उन्होंने कवर किया हुआ है उसकी बेस पे तकरीबन 50-60% क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 में हो जाएंगे और 40-50% के करीब वेटेज हम रखेंगे करंट की। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे चैप्टर 4 और चैप्टर 7 के। कल हमने केस स्टडी को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, वरना हमारी कोशिश होती है हर रोज 2-3 केस स्टडी डिस्कस करते रहे। ये नीचे कर दें, ऊपर नीचे करते रहा करें, स्टार्ट में करवा दिया करें जो करवाना होता है आपने। चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड व्हाई द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर ए कंपनी इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, ऑडिटर को क्यों कंसीडर करना चाहिए? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कमेंट्री पूछ रहा है आपसे। गोइंग कंसर्न आपने बताना है कि कंपनी फॉरसीएबल फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी। ऑडिटर को ये किस लिए इवैल्यूएट करना है? क्योंकि ताकि पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बेसिस क्या है। गोइंग कंसर्न बेसिस होंगी कि नॉन गोइंग कंसर्न होगी? गोइंग कंसर्न बेसिस है तो ठीक, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस है तो फिर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में इसको स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तौर पे लेते हुए एमसो मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। एमसो मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है? एमसो मैटर जी। देखिए जो लिक्विडेशन बेसिस या नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस होती है, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही होता है। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही एग्जांपल है लिक्विडेशन। तो एक ही इसमें एमसो मैटर पैराग्राफ आएगा, वो चाहे आप स्पेशल पर्पस उसको कह ले चाहे लिक्विडेशन बेसिस कह ले। हाँ, अगर एमसो मैटर पैराग्राफ की कोई और रीजन भी होती तो फिर उस सूरत में वो दूसरी रीजन भी आती। उस सूरत में आप 2 एमसो मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड करते या एक ही हेडिंग के अंदर 2 एमसो मैटर पैराग्राफ डिफरेंट पैराग्राफ में प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पर्पस या नॉन गोइंग कंसर्न एक ही बात है। अच्छा, असल में जो केस स्टडी है वो रिक्वायरमेंट बी है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर टू स्टडी आईडी व्हिच मे इंडिकेट दैट इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। आपने वो सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई करनी है जिससे पता चलेगा कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, यानी इसमें गोइंग कंसर्न इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं।
You are planning external audit of Steady Eddie Limited, whose principal activity is the provision of road haulage services. You have been provided with the following information in respect of year ended 31st May 2007. यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसा इशू है जिसे गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट हो रहा हो? कोई इशू नहीं. The company made a loss for the year to 31st May 2007. Loss हुआ. This is mainly due to the loss of a major customer to a competitor and exceptional cost incurred in relocating to the new premise. एक तो लॉस आपके लिए हम इसको अंडरलाइन कर लें. मेजर कस्टमर जो है, ये चूंकि इसको डिस्कस कर रहा है क्लियरली, तो इसका मतलब है ये मेजर इसका लार्जेस्ट कस्टमर भी है. वरना अमूमी तौर पे रिपोर्ट की केस स्टडी में जब वो मेजर कस्टमर कहता है ना, तो हम गोइंग कंसर्न की तरफ नहीं जाते. आपको पता है गोइंग कंसर्न की तरफ कब जाते हैं? जब वो लार्जेस्ट कस्टमर, वो कैसे पता चलता है लार्जेस्ट? वो मेजर के साथ बताता है कि इसको 30% सेल कर रहे हैं, 40% सेल कर रहे थे, 60% सेल कर रहे थे. जब वो सेल की परसेंटेज बताता है ना और वो 20% से ज्यादा हो, फिर हमें पता चल जाता है ये लार्जेस्ट कस्टमर है और इसके बैंकरप्ट होने से गोइंग कंसर्न का इशू राइज हो रहा है. तो इसमें लेकिन चूंकि है ही गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन, तो प्रोबेबली ये जो मेजर कस्टमर की बात कर रहा है ये लार्जेस्ट कस्टमर है. वरना रिपोर्ट का क्वेश्चन होता तो हम इसे गोइंग कंसर्न की तरफ ना लेके जाते, क्योंकि रिपोर्ट के क्वेश्चन में वो इसके साथ सेल्स की परसेंटेज बताता होता है, ये साबित करने के लिए कि लार्जेस्ट है. यहां तक दो आपके इश्यूज आइडेंटिफाई हो गए, लॉस और मेजर कस्टमर. क्लियर? ठीक है. इन प्रीवियस ईयर द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल बट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड रिड्यूस्ड मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल. हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल को अंडरलाइन करें. ये जब आपकी सेल प्राइसेस कम हो रही होती हैं, कॉस्ट बढ़ रही होती है, मार्जिन डिक्रीज हो रहे होते हैं, ये भी आपके गोइंग कंसर्न को इंडिकेट कर रहा होता है. याद रखें, ग्रॉस नेट लॉस इतनी बड़ी इंडिकेशन नहीं है गोइंग कंसर्न की. है सही जितनी के ग्रॉस लॉस है. ग्रॉस लॉस का मतलब है कंपनी की अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने कॉस्ट ही पूरी नहीं कर रही. बिजनेस के बाकी एडमिन एक्सपेंसेस तो क्या पूरे करने हैं? प्रोडक्ट ही फ्लॉप है. जब ग्रॉस लॉस होता है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ही फ्लॉप है. जब ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, और नेट लॉस हो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ नेट, इसका मतलब है कंपनी की प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट सही उससे मैनेज नहीं कर रही बिजनेस को, इस वजह से कंपनी लॉस में चल रही है. मसला प्रोडक्ट में नहीं है. अगर ग्रॉस लॉस हो तो मसला प्रोडक्ट में, वो गोइंग कंसर्न की तरफ सीधा जाएगा. लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन नेट लॉस है, इसका मतलब है मसला कंपनी की मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उन एक्सपेंसेस में. तो यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसका मतलब है कंपनी की जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो बढ़ रही है. तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो फिर हमेशा ही कंपनी को अफेक्ट करेगी, इसको तो कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए ये भी एक रीजन है. रिड्यूस मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये भी एक रीजन है कंपनी की जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रही है. समझ रहे? तो तीन इश्यूज आगे हमारे पास. यहाँ पहला इशू क्या आया? लॉस. दूसरा मेजर कस्टमर. तीसरा रिड्यूस मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल. Next, despite its poor trading results, the company has managed to stay within its overdraft limit of 500 pound. ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं. लोन लेना ये गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है. लोन की कंडीशंस को वायलेट करना, लोन को ड्यू डेट पे ना कर पाना, ये गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम है. क्योंकि इसमें बैंक लोन वापस मांग सकता है और हो सकता है कंपनी के पास पैसे ना हो, क्योंकि पैसे होते तो वो लोन थोड़े देते. तो इस लाइन से क्या कोई गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है? नहीं होता. दिस वाज अचीव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टेम्परेरीली लेंडिंग द कंपनी 200,000 पाउंड एंड डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर. इसमें मसला आ गया कि इनके पास कैश नहीं है, डायरेक्टर ने लोन दिया और खासतौर पे ये पेमेंट टू क्रेडिटर डिले कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं. आपने शायद एक कंपनी लॉ में अगर पढ़ा हुआ जिन सोर्स ने तो पढ़ा होगा कि अगर 1 लाख रुपए का कोई क्रेडिटर हो ना, गलबन 1 लाख की अमाउंट है, और वो आपसे पैसे मांगे, नोटिस भेजे और आप उसको पेमेंट ना कर सके, कोर्ट कंपनी को वाइंडिंग का ऑर्डर पास कर देती है. इसीलिए क्रेडिटर को अगर टाइमली पेमेंट ना हो रही हो, ये एक अहम इंडिकेशन होती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है. तो ये पेमेंट ना होना, क्रेडिटर्स को पेमेंट डिले करना, पेमेंट ना होना, ये भी एक इंडिकेशन है गोइंग कंसर्न की इशू की. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू बी रिव्यूड बाय द बैंक इन December 2007 आफ्टर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल. बैंक ने इसको रिव्यू करना है कि क्या मुझे एक्सटेंड करना है इस फैसिलिटी को या नहीं करना. द कंपनी हैज लोन इंस्टॉलमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक का रिव्यू करना, ये रूटीन में होता है. हर साल बैंक देख रहा होता है कि हमें अपनी फैसिलिटीज को रिन्यू करना चाहिए कि नहीं. कंपनी हैज ए लोन इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू इन October 2007 व्हिच इट प्लान्स टू रीपे विद द प्रोसीड्स फ्रॉम द रिसेंटली वेकेटेड प्रेमिसेस व्हिच आर करंटली फॉर सेल. यानी कंपनी के पास पैसे नहीं है, उन्होंने अपने एसेट्स बेचने शुरू कर दिए हैं. अभी अपने फिक्स एसेट्स बेच के अखराजात या जो लायबिलिटीज पे करना, ये गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है. आप चंद एक सालों के लिए या चंद कुछ पीरियड के लिए तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बिलाहिर एसेट्स खत्म हो जाएंगे. तो फिक्स एसेट्स को बेच के रीपे करना, लायबिलिटी प्लान करना, ये भी इसका मतलब आपके पास फंड्स की कमी है जी. कंपेटिटर को नहीं, कंपेटिटर को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. वो तो जाहिर है कंपेटिटर ही आके कस्टमर खींचेगा अपनी तरफ. सिर्फ हाँ, अगर ये कहता ना कि ये कंपेटिटर कोई नया आया मार्केट में और इसकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, फिर आप इसको अलग लिखते हैं. The company has fallen behind its payments to tax authorities, but the directors have successfully negotiated a scheme for settling the arrears over a period of 4 months. A condition of this concession granted by tax authorities that the company pays all its future monthly tax liabilities on the due date. Tax liabilities भी कंपनी टाइम पे पे नहीं कर रही, ये भी गोइंग कंसर्न का इशू है. क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना टाइम पे, ये भी गोइंग कंसर्न का इशू है. टैक्स अथॉरिटीज को
पेमेंट नहीं कर रहे, ये भी गोइंग कंसर्न का इशू। टैक्स अथॉरिटी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेके कंपनी को सील करके एसेट्स बेच के अपने पैसे रिकवर करवा सकते हैं। तो ये हमने कोई 6-7 मेरा हाल इसमें आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए। क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से इश्यूज इस क्वेश्चन में जिनकी वजह से होंगे। लॉस कस्टमर का जाना, लॉस ऑफ कस्टमर, हाई को रिड्यूस मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट, डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स टू मीट लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज नॉट टाइमली पेड। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोड ऑफ एथिक्स का। टी है कोई टी है हाँ, टी जगह 2 डिस्प्रिन और 1 चाय का कप लाते। आज पता नहीं थकन सी महसूस हो रही, सर दर्द। नहीं पढ़ाएं क्यों ना, इसी काम के लिए तो आते हैं ना घर में। कोई नहीं, वैसे ही कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है लेक्चर का कुछ हिस्सा मैं बैठ के पढ़ाऊं। पढ़ना जरूर है हमने। अच्छा मेरा इतना ख्याल ना रखें भाई, मेहरबानी आपकी, मैं अल्लाह का शुक्र है अपना ख्याल रख सकता हूँ। 27 रिक्वायरमेंट का एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स व्हिच मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोन्स एंड कंपनीज ऑडिट ऑफ एलवी फूड्स कंपनी। एथिकल थ्रेट सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? थ्रेट। अंडरलाइन करें एथिकल थ्रेट्स को, जिससे पता चल गया हमें कोड ऑफ एथिक्स का कुछ है। फिर कह रहा है थ्रेट आइडेंटिफाई करो। क्या ये तो नहीं कह रहा कि इसके साथ मुझे सेफगार्ड भी बताओ? 1 में नहीं कह रहा। आगे क्या कह रहा है? फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी अवॉइडेड। सेफगार्ड आ गया। अब यहाँ पे देखें, थ्रेट्स तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कुछ सेफगार्ड भी कर लेंगे, कुछ 1-2 थ्रेट्स होंगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ 1-2 थ्रेट्स ऐसे होंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे लेकिन सेफगार्ड नहीं लिख पाएंगे। ज्यादातर के थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेफगार्ड भी कर लेंगे। ये छोटे मोटे मसले हैं। कोई थ्रेट आइडेंटिफाई ना करना, सेफगार्ड। बड़ा मसला मुझे बताइए, क्या आपको पता चल गया कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है? दूसरा, इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बताइए क्या करेंगे? लाइन लगा के या एक सफे के ऊपर पार्ट 1 दूसरे सफे पे पार्ट 2 लाइन लगा के, ठीक है? अच्छा मुझे याद करवाइएगा, शाम में जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना तो ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा पोस्ट पे कि एक वीडियो शेयर करनी है आपके साथ इस बात के सबूत के तौर पे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन जिसमें रिक्वायरमेंट्स इंटर रिलेटेड होती हैं सेम पेज पे किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि आई कैप की रिकमेंडेशन ये है कि हर पार्ट अलग पेज पे हो, लेकिन ये जनरल रूल होता है, हर रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो जो हमारे कंसेप्ट इंटर रिलेटेड हैं वो सेम पेज पे किए जा सकते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है, मेरी असर्शन है। तो शाम में आपने वो, जब मैं प्लान शेयर करूंगा, आपने मुझे पूछना है कि सर आपने जो असर्शन दी थी, क्या असर्शन दी थी? असर्शन क्या थी? सेम इंटर रिलेटेड पार्ट्स को सेम पेज पे कर सकते हैं। इसका जरा एविडेंस शेयर कीजिए। नहीं यकीन नहीं है तो इसका मतलब आप ऑडिटर नहीं है। जो मेरे पे यकीन कर रहा है बगैर एविडेंस के, वो अच्छा स्टूडेंट तो जरूर है, अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से शाबाश, लेकिन वो अच्छा ऑडिटर नहीं है, नहीं है। ठीक है? नहीं, वो एक बचपन में इल्तिफात सुना था, वो याद आ गया। एक बंदा आया और कहने लगा, उसे चौकीदार रखा, उस कपड़ों की दुकान थी। चौकीदार, एक दिन सुबह फोन आ गया चौकीदार का और कहने लगा सर आज ऐसा कीजिए दुकान ना खोलिए। उन्होंने कहा क्यों? उनका मैंने रात को ख्वाब देखा था कि आग लग जाएगी, मार्केट में आग लग जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए आज घर में रहे और इधर जो है ना कीमती कपड़े जो है वो निकाल के कहीं शिफ्ट कर दें। मालिक ने कहा अच्छा, पहले तो उसने कभी नहीं ऐसा कहा। चलो कपड़े निकाल के साइड में रख दिए, आग वाकई लग गई। तो जो मालिक था उसने 1000 रुपया इनाम दिया चौकीदार को और नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाला? कहने लगा तेरे को इसलिए रखा था रात को चौकीदार करे, रात को सोता रहा, ख्वाब देखता रहा रात को। तो आपको अच्छा स्टूडेंट होने में शाबाश, क्योंकि आपने उस्ताद की बात को एज इट इज मान लिया, लेकिन आपके अंदर की ऑडिटर की आत्मा सड़ चुकी है जो किसी भी बंदे पे बगैर एविडेंस के एतबार कर रही है। वापिस आते हैं, तो ये एविडेंस आपने मुझे बताना, शाम में शेयर करूंगा। वापिस अब थ्रेट्स हमने, अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है थ्रेट भी और से। अच्छा अब मूवी तौर पर सुनिए, ये केस स्टडी हमारी नॉर्मल केस स्टडी से कैसे डिफरेंट है? कंटिन्यूस केस स्टडी है, इसमें थ्रेट्स की तादाद भी ज्यादा होगी। जैसे अगर इसमें मार्क्स आप देखें ना तो ये 10 मार्क्स हैं। अमूमी तौर पे तो आई कैप 5-6 नंबर के साथ एक ही सिचुएशन टेस्ट कर लेता है, 10 के साथ 2 सिचुएशन टेस्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 5-6 सिचुएशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें चूंकि सिचुएशन ज्यादा है तो आपको अपनी जो अप्रोच है उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने आंसर में इंक्लूड करनी है जो मोस्ट क्रिटिकल होगी, यानी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं देनी, सिर्फ टू द पॉइंट कि ये इंफॉर्मेशन है, इस वजह से ये थ्रेट राइज हो रहा है। थ्रेट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लिखे गिफ्ट है इसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो रहा है, फर्दर रीजन क्या है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों नहीं, हालांकि करते तो हैं, नंबर कम है, इश्यूज ज्यादा है, समझे? सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, उससे रिक्वायर ही नहीं किया, पहली रीजन ये, और दूसरी रीजन मार्क्स भी कम है। अगर मार्क्स ज्यादा ना तो कभी कभी रिक्वायर ना भी करें फिर भी लिख देते हैं सिग्निफिकेंस के फैक्टर, फैक्टर्स टू वैल्यूएट सिग्निफिकेंस, यहां पे वो भी नहीं लिखने, क्यों? मार्क्स कम है। ठीक है, सेफगार्ड भी अगर 6-7 है आप सिर्फ 2 लिख दे काफी है, 1-2 है तो फिर तो उतनी लिखें, लेकिन अगर ज्यादा है 3-4 है तो 1-2 लिख दे काफी, क्यों? मार्क्स। लेकिन याद रखिएगा ये 1-2 लिखने में आपने वो जो हर जगह फिट हो जाते हैं वो नहीं लिखने, स्पेसिफिक सेफगार्ड लिखने।
वो डिस्कस विद 2-4 वीक गवर्नेंस, अपॉइंट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, इस तरह के ना लिखिएगा। मतलब अगर और कोई नहीं है फिर लिख सकते हैं, इजाजत है, लेकिन कोशिश करनी है कि जब आप सिलेक्शन करें ना 4 प्रोसीजर में से 2 लिखने हैं, स्पेसिफिक जो है जो वो वाले पहले लिखने हैं, पहली अहमियत भी समझ आ गया। प्रेजेंट कैसे करना है, ये कंटिन्यूस केस स्टडी को प्रेजेंट करना, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, ये ड्राफ्टिंग स्किल्स होती हैं। और रेगुलर की केस स्टडी को कैसे करना है, क्लियर। अच्छा, मजीद अब आप जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर, खासतौर पर एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ना। मैंने ये कुछ स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि सर हम एग्जामिनर कमेंट्स है ना उसका टाइम नहीं मिलता, तो भाई उसके लिए टाइम निकाल लें। हाँ जी, एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम साथ साथ जरूर देखें, इसमें आपको एक फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। मेन मोटा मोटा अंदाजा होता है क्या है, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या चीज एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है, किस किस के नंबर दे रहा है। स्टार्ट करते हैं जी। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ जॉन्स एंड कंपनी एंड यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एलवी फोन्स कंपनी व्हिच हैज बीन अ डाटा क्लाइंट फॉर 4 years एंड स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी मोबाइल फोन्स। सबसे पहला रिस्क, यू आर द ऑडिट मैनेजर। थ्रेट है कि नहीं, इनमें कोई थ्रेट नहीं है, ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि हम ऑडिट करने के लिए आए, कोई थ्रेट नहीं है। यू आर प्लानिंग द ऑडिट, अच्छा ऑडिट क्लाइंट फॉर 4 years, क्यों नहीं 4 years में तो थ्रेट राइज नहीं होता। फर्म के लिए 5 साल है, बल्कि 5 साल में भी पार्टनर चेंज हो जाए तो वो भी चल सकता है। फर्म के लिए जो लॉन्ग एसोसिएशन का थ्रेड है अब वो फर्म के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अभी हाइब्रिड क्लास में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर ये जो है पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इसमें सिर्फ रिश्तेदार आते हैं कि वो जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, जैसे 200 वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, शाबाश, वो भी आ जाएंगे, सोशल फ्रेंड्स भी, बिल्कुल शाबाश। फिर इसके बाद इनमें लग्जरी मोबाइल फोन, लग्जरी मोबाइल, इनमें कोई प्रॉब्लम है, थ्रेट है, थ्रेट, अच्छा रिस्क जरूर है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जरूर है, थ्रेट नहीं है। अब ये रिस्क में और थ्रेट में क्या फर्क है, ये आपके समझ सवाल आ रहा है ना, रिस्क में और थ्रेट में क्या फर्क है। थ्रेट होता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, थ्रेट बोलते हैं जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता ना किसी सिचुएशन की वजह से, तब। रिस्क हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होती है। रिस्क रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख लें, थ्रेट रिलेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, रिस्क रिलेट टू मिस। अच्छा, मोबाइल फोन लग्जरी मोबाइल फोन है, इसका मतलब है एक तो इसमें चोरी, लग्जरी की वजह से रिस्क आया, चोरी का रिस्क, चोरी हो सकता है कि नहीं, चोरी हो गया तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी होगी, फिजिकली मौजूद नहीं होगी, चोरी का रिस्क आ गया। और दूसरा मोबाइल फोन में रिस्क होता है कि नया मॉडल आ गया, पुराना ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का भी रिस्क है। लेकिन ये दोनों रिस्क आपने नहीं लिखने, रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना, रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री नहीं लिखना इस सोल्यूशन में। क्यों नहीं लिखना, बहन जी बता दें, सवाल आपसे पूछा था सवाल में, आपने कंसल्टेशन आप बताए क्यों नहीं लिखना रिस्क। ये रिस्क मैंने आपको 2 रिस्क बताया ना, कौन से रिस्क बताए, वो भी बताया रिस्क, वो सोल्यूशन में क्यों, इस सवाल के सोल्यूशन में क्यों नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, मेरा भाई बताएगा, शाबाश शाबाश, ये मेरा नाम रोशन करेगा। ये देखिए, अगर रिक्वायरमेंट में उसने थ्रेड मांगा, शाबाश, रिक्वायरमेंट में थ्रेड मांगे तो रिस्क नहीं लिखने, आगे चलते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में ऑडिट रिस्क होता ना, रिक्वायरमेंट में ऑडिट रिस्क होता ना, तो फिर हम लिखते। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट यू हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज ऑफ एलवी फोन्स आर एंटाइटल्ड टू परचेज मोबाइल फोन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ऑडिट टीम हैज इन प्रीवियस ईयर बीन ऑफर्ड द सेम लेवल ऑफ स्टाफ डिस्काउंट। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का रिस्क है, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों क्यों, हाँ डिस्काउंट, क्योंकि ये मार्केट रेट पे नहीं होगा, ये मार्केट रेट, क्यों मार्केट रेट पे, क्या ये मार्केट रेट नहीं कह रहे सारे एम्प्लॉइज को दे रहा है 10% डिस्काउंट पे, ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं है। ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसमें आप वो बाकी लिखेंगे कि ऑडिट टीम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट पे एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है उसे रिटर्न कर दे, ये सॉरी उसको टीम मेंबर से निकाल दिया जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के ख्याल में ये इंड्यूसमेंट का केस भी बनता है, इंड्यूसमेंट वाले भी इक्वली करेक्ट हैं, कोई ये डिस्कस करना है। ज्यादा जो बेहतर मेरे ख्याल में है वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला है, तो मैं परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के साथ जाऊंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट इंड्यूसमेंट भी तो है, तो उसमें चूंकि थ्रेट भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड दोनों में आता है, और सेफ गार्ड भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए उसको भी हम करेक्ट मानेंगे। एग्जाम में भी इस तरह होता है, वो दोनों ऑप्शंस को वो करेक्ट मानेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर होगा पहला इशू। अब ये गिनते जाएं इश्यूज को, पहला इशू क्लियर, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ LV Phones was ill and hence unable to work. The company had no spare staff to fulfill the role and hence a qualified audit senior of Jones and Company was seconded to the client for 3 months. अच्छा आगे चलते, 3 months. The audit partner has recommended that the audit senior work on the audit as he has good knowledge of the client. जी, वो कह रहा है जी जो ऑडिट सीनियर वर्क करे वो ऑडिट में भी आ जाए क्योंकि उसका गुड नॉलेज है। बताइए कि थ्रेट है, मुझे सिर्फ ये बताइए सिचुएशन कौन सी है, 2 सिचुएशन हो गए, चीजें में रखिएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है द फी इनकम derived from LV Phones was boosted by this engagement along with the audit and tax fee now accounts for 16% of the firm's total fee. 16% को अंडरलाइन कीजिए,
16% को अंडरलाइन कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई एक क्लाइंट सिग्निफिकेंट फीस दे रहा हो, सिग्निफिकेंट, बल्कि उससे पहले सवाल, उस्ताद के लिए सारे स्टूडेंट एक बराबर होने चाहिए, फर्क होना चाहिए? एक बराबर। अगर एक स्टूडेंट फर्ज कीजिए कि 50,000 फीस देके बैठा है और बाकी स्टूडेंट्स 15-20,000 फीस देके बैठे हैं, 25,000 फीस लेके, अच्छा 22,000 क्या इनमें फर्क आ जाएगा कि नहीं? अनइंटेंशनली भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कोशिश फिर ये होगी कि जो क्लाइंट हमारा हमें ज्यादा फीस दे रहा है वो हमसे नाराज ना हो। मे बी और तो शायद किसी चीज में फर्क ना पड़ सके, लेकिन वो जितने सवाल पूछेगा हो सकता है मैं सारे आंसर करूं, और जो दूसरे स्टूडेंट है वो उसको क्वेश्चन पूछे तो मैं शायद इग्नोर कर दूं, ऐसे हो सकता। हाँ चाय पीता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह याद रखें, प्रैक्टिस में जो फर्म होती है ना, इनके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। अगर कोई क्लाइंट ऐसा है ना जिसे टोटल रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन एक ही क्लाइंट से आ रहा हो, तो फर्म उसके ऊपर अनड्यू डिपेंडेंट हो जाती है, इसे कहते हैं अनड्यू डिपेंडेंस। और कोड ऑफ एथिक्स में परसेंटेज दी गई है 15%। वैसे वो कहता है लगभग 15% है। एक सीफएप का क्वेश्चन था, उसमें 13.4% बन रही थी टोटल फी, तो उसने कहा था ये भी चूंकि थ्रेश होल्ड के करीब है तो इससे भी थ्रेट राइज हो जाता है, मे भी फ्यूचर में कोई और सर्विस प्रोवाइड करें तो ये क्रॉस हो जाए। तो 15 वैसे आर्डर की जजमेंट है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स थ्रेश होल्ड का है 15%। 15% या उससे ज्यादा है आपके एक ही क्लाइंट से अगर इनकम जनरेट हो रही है, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट, अनड्यू डिपेंडेंस। क्या करना चाहिए इसमें? दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों ऑप्शन में से आपने बताना, दोनों सेफगार्ड है, आपने बताना दोनों में से कौन सा बेहतर है। पहला ऑप्शन, असल मकसद क्या? परसेंटेज को कम करना, परसेंटेज। पहला ऑप्शन, इस क्लाइंट को कुछ सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाए ताकि जो इस क्लाइंट से रेवेन्यू आ रहा है वो 16% से कम होकर 11-12% पे आ जाए। दूसरा ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ फर्म क्लाइंट बढ़ा दिए जाए ताकि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जब वो नीचे वाली अमाउंट बड़ी हो जाएगी तो परसेंटेज करेंगे 50% से कम आ जाएगी। समझ रहे? यानी न्यूमरेटर को रिड्यूस करना चाहिए या डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना चाहिए। समझे? ये 16% कैसे आता है? रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट ए डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म, तो ये 15% से ज्यादा होगा अगर, तो थ्रेट। क्लियर आ गया? ये हमने चैप्टर में सिचुएशन डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन ये नई सिचुएशन आपके सामने आ गई। जज कर लिया आपने कि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आ रहा है, वो थ्रेट राइज होगा। हाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पैसों का मसला है थ्रेट। हाँ इंटिमिडेशन भी हो सकता है, बिल्कुल क्लाइंट इंटिमिडेट कर सकता है, शाबाशी दो लिखे बस काफी है, फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं लिखना। नहीं हो सकता फिर तो सारा कुछ हो सकता है, ऐसे ना करें, सिर्फ डायरेक्टली जो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। फ्रॉम में कितने हो गए थ्रेट? 2 हो गए अभी तक, 3 हो गए। एक वो परचेज वाला था, एक टेम्परेरी स्टाफ वाला, और एक अनड्यू डिपेंडेंस या क्लाइंट सिग्निफिकेंट मेजर क्लाइंट। From a review of correspondence files, you note that a partner and a finance director have known each other socially for many years, and in fact went on holiday together last summer with their families. कौन सा थ्रेट है? मेरी रिश्तेदारी में बदला नहीं है। पता नहीं क्या क्या लिखा भी नहीं है वो कंसेप्ट जो सोच रहे हैं। तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होगी। As a result of this friendship, the partner has not yet spoken to the client about the fee for last year's audit, 20% of which is still outstanding. ये कौन सा केस होगा? आउटस्टैंडिंग फी या अंडरकटिंग वाला? आउटस्टैंडिंग। फर्क क्या आउटस्टैंडिंग फी और अंडरकटिंग वाले में? अंडरकटिंग कम फीस चार्ज करना, और आउटस्टैंडिंग का मतलब है फीस वसूल ना करना। 5 इश्यूज हो गए, 5 काफी है। 60% का सेफगार्ड, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा दें या इस क्लाइंट को कुछ सर्विसेज कम कर दें। जी देखिए पे हो चुकी है, इसमें मसला नहीं है। एक हैवी क्लाइंट है हमारा और वो हमें प्रेशराइज कर सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन ना दिया तो मैं चेंज कर दूंगा। तो नेचुरली इतना बड़ा क्लाइंट जो हमारी टोटल रेवेन्यू का 16% 17% जिससे जनरेट हो रहा, हम उसे हाथ से जाने तो नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी बात जो है मान ले। तो ऊपर वाला थ्रेट जो है 16% ये अलग थ्रेट है, और जो नीचे वाला 20% है वो अलग है। नीचे वाले 20% की बात कर रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं 80% पे हो चुका है, नहीं तो सिग्निफिकेंट पोर्शन पे होने के बावजूद बात थ्रेट कम हो जाता है, खत्म थोड़ी होता है। नहीं क्लाइंट अगर सिग्निफिकेंट फीस पे कर दे, नीचे 80% उसे फी पे कर दी, क्या स्टिल थ्रेट नहीं है? उसमें भी हम ये कहते हैं कि उसके बाद भी आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो करवाना है, तो इसमें 20% उसे क्या 20% भी पे कर दे भाई, और अगर नहीं पे करते तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। अच्छा ये ऑडिट स्ट्रेटजी में बताइए, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझ आ गया था आपको? कोई बात नहीं, स्टार्ट से कर लेते हैं, स्टार्ट से। लेकिन अब ये स्ट्रेटजी तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, ये सॉरी स्कोप में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ टाइमिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें वो क्या बता रहा है कि स्ट्रेटजी के अंदर हमने पहली चीजें तो देखिए, एक मोटा मोटा कंसेप्ट भी साथ रिवाइज करते जाते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी में हम ओवरऑल नेचर की चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं, इसमें हमने ये तो डॉक्यूमेंट कर लिया हमने स्कोप के अंदर। स्कोप वाले सेक्शन के अंदर ये बता दिया हमने किस किस चीज को वेरीफाई करना है, कौन कौन चीजें हमारे स्कोप में शामिल है, कितना काम करना है, सैंपल सिलेक्शन जो है वो कितने % तक होगी वगैरह वगैरह, यानी ओवरऑल ब्रांच लेवल पे कि अगर क्लाइंट के कंपोनेंट्स है कितने कंपोनेंट्स को हमने वेरीफाई करना है। अब है टाइमिंग।
स्ट्रेटजी में 3 चीजें होती है, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। अब टाइमिंग है, इट रिलेट्स टू एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग डेडलाइन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। यानी इसमें 2 चीज, रिपोर्टिंग डेडलाइन को अंडरलाइन करें, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग डेडलाइन का मतलब क्या है कि डेडलाइन क्या है, ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है क्लाइंट को, और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो दूसरे प्रोफेशनल्स होंगे या जो हमारी मैनेजमेंट है इनके साथ कम्युनिकेशन कब कब होगी। ठीक है, जैसे डायरेक्टर के साथ मीटिंग कब कब होगी, कंपोनेंट ऑडिटर ने कब हमें अपनी रिपोर्ट प्रोसीजर देनी है, वैल्यूअर की तरफ से जो एक्सपर्ट अगर एंगेज किया है उसकी रिपोर्ट कब आएगी, ये सारी चीजें हम इसमें डॉक्यूमेंट करें। एंड इट इज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, वही टाइम टेबल कब ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में 2 टॉपिक होना है, मैनेजमेंट टू डिस्कस इंपोर्टेंट मैटर्स, कि हर वीकेंड पे मीटिंग होगी या हर मंथ एंड पे होगी, अमूमी तौर पे मंथ एंड पे होती है, यानी 2-3 मीटिंग्स अगर डायरेक्टर के साथ पूरे ऑडिट में हो जाए तो सफिशिएंट है। डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइम ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट टू बी इशूड एंड अदर कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली किस टाइम में और कौन से टाइप ऑफ रिपोर्ट इशू करनी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट तो इशू करेंगे, क्या मैनेजमेंट लेटर भी इशू करेंगे, वो यहां पे हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट लेटर भी इशू करना है। और कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय कंपोनेंट ऑडिटर, यानी एक्सपर्ट या कंपोनेंट ऑडिटर वगैरह के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन है वो भी इसी सेक्शन में आएगी। तो ये जो टाइमिंग वाला सेक्शन है ये ब्रॉडली क्या बता रहा है कि हमने कौन कौन सी मीटिंग किस किस प्रोफेशनल के साथ कब कब करनी है, और अपनी रिपोर्ट जो किसी से अगर लेनी है जैसे एक्सपर्ट या कंपोनेंट ऑडिटर वो कब तक एक्सपेक्टेड है, और हमने जो क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। ये चीजें डिस्कस हो रही है स्ट्रेटजी में। क्लियर, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, उसको रटल गए आगे निकले, इसमें वो केस स्टडी नहीं पूछता, रिप्रोडक्शन पूछता है। मेन कंसेप्ट बिल्ड हो गया, स्कोप का हो गया, टाइमिंग का। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, फोकस, किन एरियाज पे आप अपनी एफर्ट्स को डायरेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं ऑडिट में हमारे फर्स्ट कीजिए 23 चैप्टर है, क्या हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या आप हर चैप्टर पे इक्वली अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे, अपनी एफर्ट्स हर एक के ऊपर इक्वली डायरेक्ट करेंगे? नहीं, ऑडिटर भी इसी तरह अपनी एफर्ट्स इक्वली डायरेक्ट नहीं करता, कुछ एरियाज में कम कुछ एरियाज में ज्यादा होती है एफर्ट्स। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये हम चीज यही है, डायरेक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं हमने किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस में। रिस्क, जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा होगा ऑडिटर अपनी एफर्ट्स को वहां पे डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट मींस फोकस करेगा। जिन एरियाज का जो एरियाज हाईली मटेरियल होंगे ज्यादा प्रोसीजर। अगर इस साल आईएफआरएस 15 आया रेवेन्यू, ज्यादा ऑडिट एफर्ट्स किस एरिया पे डायरेक्टेड होंगे, रेवेन्यू के ऊपर, न्यू है चेंजेस आई हैं उसमें। ठीक है, अगर फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस आई हैं तो ज्यादा एफर्ट्स किस तरफ डायरेक्टेड होंगे। इसी तरह अगर मैं आपको आपके सब्जेक्ट की मिसाल दूं तो आप ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, सर एरिया अहम नहीं है, तो फिर कौन से एरिया ज्यादा है जिनके ऊपर आपने ज्यादा टाइम लगाना है। नंबर 1, जिनमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्या मतलब, क्या जो आईकैप ज्यादा टेस्ट करता है, ऑडिट बोर्ड जैसे। दूसरा नहीं, कोड ऑफ एथिक्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इनकी केस स्टडी अक्सर पूछता है, रिस्क ज्यादा है। और फिर जिनका मटेरियल यानी जो लेंथी चैप्टर्स है उसमें भी तो टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे चैप्टर 4 है या चैप्टर 10 आगे आएंगे चैप्टर। और अगर इस साल कोई चैप्टर रिवाइज हुआ इस सेशन में, आईकैप ने रिवीजन ले आया हो, ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स। तो कंसेप्ट क्या है डायरेक्शन में कि ऑडिटर अपनी एफर्ट्स किन एरियाज पे फोकस करेगा, किन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देगा। कह रहा है डिटरमिनेट मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, इसमें मटेरियलिटी लिखी जाती है ताकि पता चल जाए कौन से एरियाज मटेरियल है कौन से नहीं। और फिर इसमें रिस्क असेसमेंट, एरियाज ऑफ हाई रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिन एरियाज पे रिस्क हाई है, जिनमें ज्यादा प्रोफेशनल कैपिटल अप्लाई करना है। ठीक है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स है जिन एरियाज में, वो डेवलपमेंट अकाउंटिंग की भी हो सकती है, लॉ की भी हो सकती है, उनमें हमारी एफर्ट्स उन एरियाज के ऊपर ज्यादा। ये जनरल आइडिया दे रहा है, स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं, स्पेसिफिक एग्जांपल खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी से रिलेटेड अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ गया तो ज्यादा फोकस होगा उसके ऊपर। टैक्स का एरिया मुमकिन तौर पे डिफिकल्ट समझा जाता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मुमकिन तौर पे रिस्क नहीं होता इतना, चंद एक ट्रांजैक्शन होती है उनको चेक करना होता है सिर्फ, उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे एरियाज है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स डायरेक्ट करने की, कर जरूर ले, इग्नोर नहीं करना किसी को, लेकिन एफर्ट्स कम होंगी। यहां पे मैसेज जो आपको दे रहा है वो समझ आ रहा है। रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। वैसे तो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ये 3 खत्म हो गए हैं, लेकिन कहता है स्ट्रेटजी में कुछ 2-3 चीजें मजीद भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज, हम स्ट्रेटजी में ये भी लिखते हैं हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है, आईटी रिसोर्सेज भी शामिल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी शामिल है, कितना बजट है हर क्लाइंट का। ये अमूमी तौर पे जूनियर के साथ शेयर नहीं किया जाता, हमें भी बड़ी बात में जाके पता चला कि पूरी टीम जो प्लान की जाती है ना उसमें हर एक का देखा जाता है कितने लोग शामिल होंगे, कितने आवर्स लगेंगे किस एरिया के ऊपर, ये सारी कैलकुलेशन पार्टनर की होती है। और फिर उसके बाद किस टीम मेंबर को हमने लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करने हैं, किस एंगेजमेंट के ऊपर आईटी एक्सपर्ट को भी इंक्लूड करने की जरूरत है। ये सारे रिसोर्सेज पूरा बकायदा बजट बनता है, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और फिर बाद में चेक किया जाता है कि क्या हमने इस बजट प्लान के मुताबिक ही काम किया है कि नहीं किया। When resources are needed, how much resources are needed, और how to direct, supervise and review resources. रिसोर्सेज देके ये थोड़ी है कि जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, तो टीम से पूछा जाता है कि बजट आपने किस जगह खर्च किया, कितने लोग, कितने ज्यादा लोग क्यों लेके गए सीनियर। ठीक है, ये सारा हम रिसोर्सेज कैटेगरी में करते हैं। अगर रिसोर्सेज को कंट्रोल ना किया जाए तो जॉब ऑडिट तो हो जाएगा लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और याद रखिए एट द एंड ऑफ अल्टीमेटली सीए फर्म्स भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, अगर उन्हें कोई क्लाइंट ऑडिट करके कुछ कमाई नहीं मिलेगी, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो वो तो बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी, सस्टेनेबल नहीं है। तो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है।
रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म। अच्छा ये हम हालांकि एक लाइन है सिर्फ, लेकिन इसमें बहुत अहम मैसेज दे रहा है कि क्या आप अपनी स्ट्रेटजी में अगर एक्सेप्टेंस स्टेज पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई एंगेजमेंट्स परफॉर्म की हो, वहां से आपको क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, सोच के बताइएगा क्या उस प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन, अदर एंगेजमेंट की इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस स्टेज की इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये वो इजाजत दे रहा है इस लाइन में, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट, इसे आप अपनी स्ट्रेटजी में या ऑडिट प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, करने चाहिए। ऑडिट प्लान ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, मोर डिटेल होता है, हर एरिया के लिए अलग होता है, इसमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर है। ये ईच एरिया याद रखिए, ईच एरिया को अंडरलाइन करें। ऑडिट प्लान हर एरिया के लिए बनता है। मैटर्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें ऑडिट प्लान में? ये आपको बताया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यही कह रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और रिस्क असेसमेंट के बाद जो भी प्रोसीजर होते हैं क्या कहते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और, तो इन शॉर्ट ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो कैटेगरी है ना, इसके अंदर दो एग्जांपल कौन सी है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये तीन तरह के प्रोसीजर हर एरिया में होंगे। लेकिन याद रखें, अब आखिरी सवाल अगर बता दिया इसका मतलब ऑडिट समझ आ रहा है, आप स्ट्रक्चर को भी समझ रहे हैं, वरना नहीं, छुट्टी नहीं। सवाल ये है, सेल्स का एरिया देखा, उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी थे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी थे। आपने बताना है कौन सा ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान सही है, कौन सा गलत। सेल्स पहला, उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। दूसरा परचेजेस का, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं थे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे। तीसरा सैलरीज एक्सपेंसेस का, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल थे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं थे। बताइए कौन कौन सा ठीक है, कौन सा गलत? पहले में तीनों थे, क्या ये ठीक है? दूसरे में रिस्क असेसमेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है। फर्ज कीजिए, अब जो मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर फोकस कीजिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है। ये ठीक है क्या? ये ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। तीसरा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है। रिलाई करना है तो फिर करें, वरना ना करें। और अगर रिस्क असेसमेंट नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों है, वो भी, यानी इन तीनों में सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑप्शनल है, बाकी दोनों रिक्वायर्ड है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, फिर एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन, ये पहले ये दोनों पढ़ चुके हैं। ये बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा कि 10 मिनट में सर ने क्या पढ़ा देना है, लेकिन आप खुद इवैल्यूएट कीजिएगा। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, वो 10 लाइनें, जैसे आपको डिस्क्वालिफिकेशन की थी, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, उसके ऊपर 2 दिन लगे थे। ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इनमें 10 मिनट की जान भी नहीं है। ये आप खुद इवैल्यूएट कर, पहले सुन लें 10 मिनट, फिर खुद इवैल्यूएट कर लीजिएगा। पहली चीज, एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट, इसमें इनिशियल ऑडिट को अंडरलाइन करें। देखिए, प्लानिंग तो हर क्लाइंट की होगी, चाहे इनिशियल ऑडिट हो चाहे रिकरिंग ऑडिट हो, एग्री करते हैं। लेकिन दोनों में से रिस्की क्लाइंट कौन सा है? इनिशियल करें, इनिशियल। तो इनिशियल में क्या प्लानिंग ज्यादा होनी चाहिए? इसलिए देखिए, इनिशियल और एडिशनल दोनों को अंडरलाइन कर लें। कह रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ये प्लानिंग है, ये तो हर क्लाइंट की होगी, इनिशियल की भी होगी, रिकरिंग की भी। लेकिन रिकरिंग ऑडिट में कुछ मजीद मैटर्स भी डिस्कस करके कंसीडर प्लानिंग में, इनिशियल ऑडिट की प्लानिंग में कुछ मजीद चीजें भी आपने कंसीडर करनी है। वो मजीद चीजें क्या हैं, ये सुन लें। पहला, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। वैसे तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर हर क्लाइंट पे हम परफॉर्म करते हैं, रिकरिंग पे भी, लेकिन यहां पे नोट कीजिए उसने एक्सेप्टेंस का वर्ड यूज किया, कंटिन्यूअस का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यूअस का वर्ड रिकरिंग ऑडिट के लिए होता है। तो ये मुझे बताइए, क्या इनिशियल ऑडिट के लिए एक्सेप्टेंस प्रोसीजर ज्यादा नहीं होंगे? क्योंकि हमारे पास क्लाइंट का पिछला नॉलेज क्लियर, इसको टिक कर दें। फिर कह रहे हैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो इनिशियल सिलेक्शन के, आपने पुराने ऑडिटर को रिमूव करके हमें क्यों अपॉइंट किया, क्या वजह थी? ये डिस्कस करना चाहिए। इनिशियल ऑडिट पे करेंगे कि रिकरिंग ऑडिट पे? ये क्यों डिस्कस करना चाहिए? रीजन क्या चेंज करने की? मे बी रीजन गुड हो, वो कहे सर वो मैंडेटरी रोटेशन होती है 5 साल बाद, इस वजह से ऑडिट हम चेंज किया, ये गुड रीजन है। लेकिन मे बी गुड रीजन ना, इस वजह से चेंज किया, इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन है, डिसएग्रीमेंट था, फीस पेंडिंग थी, इंटेग्रिटी इशू था, तो डिस्कस करना चाहिए कि नहीं मैनेजमेंट से? अच्छा, लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट से, हम बैकएंड के ऊपर प्रीडिसेसर राइटर को भी खत लिख के पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से भी डिस्कस करना चाहिए। शायद नादर ही मैनेजमेंट सच बात बताएगी, लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं, शायद बता भी दे, बातों बातों में बात काम की बात निकल जाती है मुझसे। तो ये मेजर इशू रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन समझ आ गया कि अगर कोई इशू है, भाई रिकरिंग ऑडिट में ये क्यों नहीं मैनेजमेंट से कहते हैं? क्योंकि वो सारा हमें खुद ही पता है, वो भुगत चुके हैं सारा कुछ। कम्युनिकेशन में प्रीडिसेसर ऑडिटर इनिशियल ऑडिट में होगी, रिकरिंग में तो नहीं होगी। स्टूडेंट कहने का सर ये दोबारा क्यों करवा रहे हैं? पहले एक्सेप्टेंस स्टेज पे कर चुके हैं कम्युनिकेशन में प्रीडिसेसर, दोबारा क्यों करवा रहे हैं? ये दोबारा लेटर नहीं भिजवा रहा, ये यहाँ पे ये नोट कीजिए, ये नहीं कह रहा दोबारा लेटर भेजो। यहाँ पे क्या कह रहा है? उस लेटर में से जो इंफॉर्मेशन सामने आई थी उसे प्लानिंग करते हुए कंसीडर करो। मतलब उसके कहने का ये नहीं है कि दोबारा भेजो, वो प्रीडिसेसर कहेगा कितना भेजो तेरे को, मतलब क्या है? जो भेजा था उसमें जो मसले आए थे एक्सेप्ट कर लिया आपने,
सर वो भेजना प्लान किया नहीं, भेजना एक्सेप्टेंस स्टेज पे था, उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के उसको यूज करना है आप, वो प्लान में करना है। अगर तो मसला बड़ा होना तो हम एक्सेप्टेंस में रिफ्यूज कर देते हैं, नोबडी, लेकिन अगर मसले छोटे छोटे होना एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्लानिंग में आके फिर उनको हल किया जाता है। भाई ये भी पहले किया हुआ कि नहीं? अच्छा, फिर प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस ऑन ओपनिंग बैलेंस। अब आप कहें सर ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर ओपनिंग बैलेंस इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है, सॉरी इफेक्ट कर रहा है ना, हमारी जिम्मेदारी है। इसकी क्लासिक है, ओपनिंग बैलेंस के साथ लिख ले ओपनिंग स्टॉक। एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, लिंक करने के लिए। क्या हमने इस साल इनकम स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के तीन हिस्से होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसको वेरीफाई करना है? तीनों को। सवाल ये है कि ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर वेरीफाई कर चुका होगा, क्या हमें दोबारा वेरीफाई करना चाहिए? इसका जवाब है यस, क्योंकि हाँ हम अपने के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ जी, इसका यह मतलब नहीं है कि पिछले साल का सारा ऑडिट हम दोबारा करें, नहीं, हम सिर्फ पिछले साल के वो क्लोजिंग बैलेंसेस जो इस साल के ओपनिंग है और इस साल को इफेक्ट कर रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं जी? सारे नहीं। अब ये देखिए, मैं ज्यादा कमेंट, ये इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, ISA 510 है, वो इसके ऊपर पूरी कमेंटिंग एक एक का नाम लेके बताता है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूं, है नहीं सिलेबस कैसा। कंसेप्ट सिर्फ ये बता रहा हूं, पिछले साल की जो ट्रांजैक्शन इस साल को इफेक्ट कर रही है वो हमने वेरीफाई करनी है, चाहे वो पिछले साल के ऑडिटर ने वेरीफाई की भी हो। रिवर्स वर्किंग भी स्टैंडर्ड ने रिवर्स वर्किंग कहा हुआ बोला डेटर और क्रेडिटर के केस में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, बता दिया वापस, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर वर्किंग पेपर दे देना तो आपका काम हो जाता है, एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, अब वो मैं डिस्कशन टेक्निकल होती जाएगी। स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है आपका ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, एविडेंस लेना जरूरी है। अगर एविडेंस प्रीडिसेसर ऑडिटर दे दे काम भी ना करे, लेकिन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर वर्किंग पेपर आपको ना दे फिर आपको करना पड़ेगा। बहरहाल इसको छोड़े, ओपनिंग बैलेंसेस का मसला निष्पादन में आएगा कि नहीं आएगा? अदर मैटर याद है, इसी वजह से देते थे, लेकिन गाइड में तो नहीं आएगा, इसलिए कंसीडर करना है। और अगर फर्म का कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के मुताबिक कुछ मजीद भी काम करना है इनिशियल ऑडिट पे, वो भी करना है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इनिशियल ऑडिट पे करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, इसमें स्वाय शायद ये क्वालिटी कंट्रोल के बाद सारी बातें पहले पढ़ी नहीं हुई, ठीक कर ले फिर सबको। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में से क्या कह रहा है कि इनिशियल ऑडिट हो तो अगर फर्म का असूल है कि इनिशियल ऑडिट में कुछ ज्यादा मुख्तात रहती है फर्म, ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट साइन करने से पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तुम तब करवाते हैं ना जब थ्रेड ज्यादा हो। अगर इनिशियल ऑडिट हो तो थ्रेड नहीं भी है, फर्म की पॉलिसी है इसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, तो फिर करवाएंगे। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सिर्फ। अब अगला कंसेप्ट आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कंसेप्ट है, बंद कर दे किताब, किताब बंद कर दे, 5 मिनट मुझे दे दे, 5 मिनट। अच्छा ये 5 मिनट तो देने पड़ेंगे आप, गौर से सुन लीजिए। अच्छा भाई की बात में तो बाहर नहीं, आपको नहीं है। कुछ स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट रिजल्ट से पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी अप्रोच बेहतर है बताइए? कौन से स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट का ख्याल है बाद वाले, कितनों का ख्याल है पहले वाले? पहले वाले का फायदा क्या है भाई, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है कौन सा आसान, आपको पहले से पता चल जाता है। रिजल्ट के बाद सब्जेक्ट चूज करने में आसानी होती है, आपके पेंडिंग लेक्चर नहीं होते ये सारे ऑडिट की। अच्छा अब यही सवाल मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कंसेप्ट एग्जांपल ज्यादा है, कंसेप्ट भाईजान 2 मिनट का नहीं है, मुझे पता है ना किसमें कितनी जाना है, अंदाजा है मुझे। 2 मिनट का कंसेप्ट क्या है सुन लें। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, साल खत्म होने के बाद ही सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि कुछ प्रोसीजर साल खत्म होने से पहले और कुछ बाद में? ये स्टैंडर्ड ने रिक्वायर नहीं किया, उसने कहा ऑडिटर की मर्जी, लेकिन उसने रिकमेंड किया हुआ है कि कुछ पहले कर ले कुछ बाद में। अब गौर से सुनेगा, जो प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं इंटरम ऑडिट, और जो प्रोसीजर ईयर एंड के बाद किए जाते हैं उन्हें कहते हैं फाइनल ऑडिट। अब सुन लीजिए, ये 2 ऑडिट नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट कितनी होगी? एक रिपोर्ट कब होगी? ईयर एंड से पहले इंटरम ऑडिट में कि फाइनल ऑडिट में? बाद में। शब्द आखिरी कंसेप्ट आपको जो समझाना है कि जब कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले करने हैं, कुछ प्रोसीजर, किताबें बंद कर दें, किताबें बंद कर दें, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करने हैं, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड के बाद। 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट के बाद क्लास खत्म इंशाल्लाह। कुछ प्रोसीजर, लेकिन पूरी वजह इधर से, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले करने हैं, कुछ बाद में करने हैं। जो ईयर एंड से पहले होंगे उन्हें क्या कहते हैं, और जो ईयर एंड के बाद होंगे। अब सवाल यह है कि कौन से प्रोसीजर ईयर एंड से पहले और कौन से बाद। सुन लें, ईयर एंड से पहले, ईयर एंड से पहले का मतलब ये होता है, हम करते क्या प्रैक्टिस में सुन लें, हम जो नवंबर और दिसंबर के महीने में क्लाइंट पे चले जाते हैं। क्लाइंट कहता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनी नहीं, क्या करने आए हैं? हमने क्या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनी, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनी है ना। तुम ऐसा करो, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर
ये 3 महीने हम इधर रहेंगे या 2 महीने रहेंगे, वो डिपेंड करता है, कभी अक्टूबर में कभी नवंबर में चले जाते हैं, कभी दिसंबर में चले जाते हैं। हम कहते हैं हम नवंबर के महीने में आ गए, तुम पिछले 10 महीनों की ट्रांजैक्शन हमारे सामने रखो, हम 11वें और 12वें महीने में, ये गौर से सुनिएगा, अगर आइटर ने डिसाइड किया 10 महीने की ट्रांजैक्शन को अलग वेरीफाई करना है, 2 महीने की ट्रांजैक्शन 11वें 12वें महीने की अलग वेरीफाई करना है, तो आइटर क्या करता है, 1 नवंबर को क्लाइंट की प्रेमिसेस में पहुंच जाएगा, कहेगा मुझे पिछले 10 महीनों की ट्रांजैक्शन सामने रख दो। नवंबर और दिसंबर में वो 10 महीनों की ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, और फिर जनवरी में क्या करेगा, 2 महीने। ये शाबाश। अब सिर्फ आपसे ये पूछना है कि कौन से वाला प्रोसीजर नवंबर और दिसंबर में होना चाहिए और कौन से वाला प्रोसीजर जनवरी में, सिर्फ ये। यानी इन शॉर्ट इंटरिम ऑडिट, यानी जो नवंबर दिसंबर में प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, और जो ईयर एंड के बाद जनवरी में प्रोसीजर। अब आपने बताना है कौन सा प्रोसीजर इंटरिम ऑडिट और कौन सा फाइनल। इनकम की वेरिफिकेशन, एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन। अच्छा ये सुन ले, अमूमी तौर पे इंटरिम ऑडिट में इनकम और एक्सपेंस की वेरिफिकेशन क्यों की जाती है, क्योंकि बाद में इन्होंने इंक्रीज ही होना, चेंज नहीं होना। जो इनकम या सेल 10 महीनों की रिकॉर्ड होगी ना, 11वें 12वें महीने में उसने बढ़ना या कम नहीं होना। लेकिन अगर आप 11वें महीने में बैंक को वेरीफाई कर लेते हैं, डेटर्स का बैलेंस वेरीफाई कर लेते हैं, क्रेडिटर का बैलेंस वेरीफाई कर लेते हैं, तो वो अगर पे हो गया, डेटर को वेरीफाई कर लिया, नवंबर दिसंबर में पे हो गया, तो दिसंबर एंड पे जो रिपोर्ट देंगे वो तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट होगी ना, और वो डाटा तो चेंज हो चुके हैं, आपको काम दोबारा करना पड़ सकता है। समझ आई? अब प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं कुछ सेलेक्ट करके, आपने सिर्फ कहना है इंटरिम फाइनल, ये बोलना है। प्रोसीजर मैं बोलूंगा, पहला प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, इंटरिम में नहीं चलेगा। शाबाश। अच्छा नहीं करने को तो जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, फाइनल। रिप्रेजेंटेशन लेटर, फाइनल एंड में लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांजैक्शन को चेक करना, शुरू के 10 महीने। अच्छा आखिरी 2 महीनों की प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांजैक्शन को चेक, फाइनल। शाबाश, ये तो बड़ा है। अच्छा आप सुने, रिस्क असेसमेंट, शुरू में नहीं बोलना था, हाँ इंटरिम में। देखिए प्रोसीजर चाहे करने को सारे फाइनल में कर ले, मैं ये रोक नहीं रहा, लेकिन बेहतर क्या है। अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहां, इंटरिम। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरिम। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन इनकम स्टेटमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन बैलेंस शीट, गोइंग कंसर्न असेसमेंट। अच्छा ये तो पढ़ गया है मुझे लगता है। इन्वेंटरी काउंट, आखिरी ये किसका था, इस पे सारा ऑडिट इसी पे टिका है। अगर ये सही जवाब दे दिया ना, तो आपने अभी तक ऑडिट सारा समझ लिया, वरना फार एग्रीड चैलेंज। प्रोसीजर क्या है एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको पता है नहीं बस बताना, आपने सिर्फ इंटरिम बोलना है या फाइनल बोलना है। कट ऑफ ऑन सेल्स, कट ऑफ कितने स्टूडेंट का ख्याल है फाइनल, कितने का ख्याल है इंटरिम। कट ऑफ होता क्या ये पता है, कट ऑफ का मतलब है साल के आखिरी ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करो और लाइन लगा दो। इस साल की ट्रांजैक्शन इधर आगे नहीं जाएंगी और इस साल की ट्रांजैक्शन इधर ये क्या होता है। हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट है ना, उसमें 31 दिसंबर के बाद 1, 2, 3 जनवरी भी आ रही होती है। हम 31 दिसंबर के नीचे लाइन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन लगा दी, ये 31 दिसंबर है, ये 1 जनवरी है, लाइन लगा दी दरमियान में, क्यों, ताकि 31 दिसंबर की ट्रांजैक्शन 1 जनवरी में ना जाए, डिफरेंशिएट हो सके, और 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन कितने दिसंबर में डिफरेंशिएट हो। ये दरमियान में लाइन लगाने को क्या बोलते हैं, कट ऑफ। ये सच में लाइन लगाते हैं हम, कट ऑफ। क्लियर। ये था आपका आज का लेक्चर। किसी ने सवाल पूछना है तो बैठे रहें, नहीं जाना है तो छुट्टी। 1 मिनट लेक्चर खत्म, इधर खत्म। अल्लाह हाफिज।